तो एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार ने 2024 के चुनाव से पहले एक बड़ा पावर गेम चल दिया है। शरद पवार ने पार्टी में 2 कार्यकारी अध्यक्षों की नियुक्ति कर दी है, लेकिन इसमें उनके भतीजे अजित पवार का नाम नहीं है। एक कार्यकारी अध्यक्ष उनकी बेटी सुप्रिया सुले बनाई गई है, जबकि दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल होंगे। और इसका मतलब यह है कि शरद पवार ने अपना उत्तराधिकारी सेट कर दिया है और अजित पवार को यह साफ मैसेज देने की कोशिश भी की है। भतीजे अजित पवार, जो कि पावर गेम में 20 साबित होने की कोशिश कर रहे थे, उनका इस फैसले से एक तरह से पावर ऑफ हो गया है। उन्हें बड़ी जिम्मेदारी नहीं मिली है। यही नहीं, महाराष्ट्र राज्य की जिम्मेदारी भी सुप्रिया सुले को सौंप दी गई है। अब जाहिर है कि शरद पवार ने अपने भतीजे को जोर का झटका और जोर से दिया है। तो एनसीपी में 2 कार्यकारी अध्यक्ष बनाए गए हैं, इनका ऐलान हुआ। बेटी सुप्रिया सुले को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। प्रफुल्ल पटेल को भी शरद पवार ने कार्यकारी अध्यक्ष बनाने का ऐलान किया। भतीजे अजीत को कोई जिम्मेदारी नहीं मिली। 2024 के चुनाव से पहले इसे बड़ा सियासी फैसला कहा जा रहा है। अब जरा देखिए, अब 2 तस्वीरें आपको हम दिखाते हैं। एक तरफ तो ऐलान हुआ, और जब यह ऐलान हो रहा था तब जरा उस वक्त की तस्वीर आप देखिए। यह 25वां स्थापना दिवस का कार्यक्रम था और उस दौरान अजित पवार की मुद्रा आप देखिए। बहुत कुछ कहती है राजनीति में आपकी बॉडी लैंग्वेज, लेकिन इसको आप समझने की कोशिश कीजिए और देखिए भी, क्योंकि ये पता था अजित पवार को कि क्या ऐलान होने जा रहा है। उनको इस बात का आभास भी था कि शरद पवार आगे भविष्य को देखते हुए क्या फैसला करने जा रहे हैं। और अजित पवार की बॉडी लैंग्वेज बहुत कुछ कह रही है। हालांकि उन्होंने बधाई दी है सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल को। क्या कहा शरद पवार ने, आपको सुनाते हैं। प्रफुल्ल पटेल, आज उनके सामने हम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे हैं और साथ उनके पास मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, गोवा राज्यसभा का काम और इन राज्यों की जिम्मेदारी उनके कंधे पर दे रहे। दूसरी जिम्मेदारी सुप्रिया सुले, पार्लियामेंट के सदस्य, उनको भी हम वर्किंग प्रेसिडेंट का अनाउंसमेंट करते हैं और उनके साथ महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, महिला, युवती एंड लोकसभा का कोऑर्डिनेशन, ये काम उनके ऊपर रखते हैं। तो ये ऐलान हुआ, और जब ये ऐलान सुप्रिया सुले के लिए था, जाहिर है महाराष्ट्र उनके पास है, तो उनके हिस्से बड़े राज्य आए हैं, महाराष्ट्र भी आया। उन्होंने क्या कहा इस जिम्मेदारी के बाद, ये बात भी आप सुनिए। आदरणीय पवार साहब के नाम से आज मेरे व्हाट्सएप पे ये मैसेज आया है। उनको एक धमकी दी गई है, एक वेबसाइट से दी गई है, और वैसी ही धमकी और भी इस रिलेटेड जो अकाउंट्स है इस पे आई है। तो मैं सिर्फ न्याय मांगने के लिए ये किसी और विषय को लेकर प्रतिक्रिया थी, लेकिन छगन भुजबल जो वरिष्ठ नेता है पार्टी के, उन्होंने पहले भी कहा था कि अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए तो सुप्रिया सुले को। अब कार्यकारी अध्यक्ष से वो संतुष्ट हैं। क्या कह रहे हैं जरा आपको सुनाते हैं। सर, तुमसे पहली प्रतिक्रिया। देखिए, 2 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए गए ताकि किसी के पास राज्यसभा, किसी के पास लोकसभा, किसी के पास कुछ स्टेट्स, राज्य जो है उनका काम, दूसरे के पास और दूसरे राज्यों का काम दिया है। फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, किसी के पास कुछ फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन है, बांट दिया गया है काम, ताकि उनके ऊपर और जिम्मेदारी उनके कंधे के ऊपर डाल दी है। और पूरे देश भर में अब इलेक्शन बहुत नजदीक आ रहे हैं, तो और ज्यादा जानकारी के साथ रामराज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधे हम उनकी तरफ चलते हैं। राम, जरा हमें ये बताइए आप कि 2024 के लिहाज से शरद पवार वैसे राजनीति के माहिर खिलाड़ी कहे जाते हैं। 2024 के लिहाज से ये रणनीति की अजित पवार को साइड कर देना, प्रफुल्ल पटेल और सुप्रिया सुले को पूरी जिम्मेदारी सौंप देना, कार्यकारी अध्यक्ष बना देना, ये किस तरफ इशारा करता है? बिल्कुल, आज शरद पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर 2 बड़े दाव खेले हैं। पहला दाव तो उन्होंने जो कि सुप्रिया सुले और प्रफुल्ल पटेल के जो कार्याध्यक्ष बनाए गए हैं मुहर लगाई है, और उन्होंने नया खुलासा किया है कि अजित पवार ने ही सुप्रिया सुले के नाम का सुझाव दिया है। इसलिए जो खबरें चल रही कि अजित पवार नाराज़ है
तो ऐसी बात नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अजीत पवार बिना किसी से बात किए नॉट रीचेबल हो गए हैं। तो इसका मतलब क्या है? एक तरफ चाचा जो है वो बता रहे हैं कि अजीत पवार का ही सुझाव था, और दूसरी तरफ अजीत पवार कहीं पे कोई भी रिएक्ट नहीं हो रहे हैं। और दूसरा जो दाव खेला है वो विपक्ष में खेला है। और शरद पवार ने ये पहली बार कहा है कि प्रधानमंत्री का चेहरा 2024 को अगर नहीं होगा तो भी चल सकता है। शरद पवार का कहना है कि बिना चेहरे के ही बिना फेस के ही आगे जाना चाहिए। बिल्कुल रामराज, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस पूरे अपडेट के लिए, इस पूरी जानकारी के लिए। तो बद से बदतर हालात का सामना कर रहा पाकिस्तान एक बार फिर अपनी किस्मत पर रो रहा है। पाकिस्तान ने अपने देश का बजट तो पेश कर दिया, लेकिन वही गलती दोहरा दी जिससे एक बार फिर IMF उसके कटोरे में चवन्नी भी नहीं डालने वाला। यही नहीं, पाकिस्तान आर्मी को खुश करने के लिए शहबाज सरकार ने रक्षा बजट बढ़ाया तो सरकारी कर्मचारियों की जेबें भरने का भी प्लान बना डाला। अब हैरानी की बात यह है कि शहबाज शरीफ की फूटी गुल्लक में चिल्लड़ तो है, लेकिन देश की बदहाली दूर करने वाला खजाना खाली है। जाहिर है पाकिस्तान कंगाली के कीचड़ में और धंस चुका है। शहबाज सरकार फेल है। आर्थिक हालात सुधारने की हर कोशिश नाकाम हो चुकी है। इसका सबूत कल पेश हुए पाकिस्तान के बजट ने भी दे दिया। पाकिस्तान में बजट पेश होने के बाद वहां की जनता शहबाज सरकार का मजाक उड़ा रही है। सरकार ने बजट में जो भी बड़े बड़े दावे किए हैं, उन दावों पर पाकिस्तान की मीडिया को भी भरोसा नहीं है। पाकिस्तान ने बजट पेश तो किया है, लेकिन जो सपने इस बजट के जरिए दिखाए गए वो पूरे होने की उम्मीद किसी को नहीं, क्योंकि पाकिस्तान की सबसे बड़ी कमजोरी है विदेशी कर्ज। यही कर्ज चुकाने के लिए पाकिस्तान दर दर की ठोकरें खा रहा है, कटोरा हाथ में लिए घूम रहा है। शहबाज शरीफ के वित्त मंत्री इशाक डार ने जो बजट पेश किया उसे लेकर पाकिस्तान की जनता में भी भारी गुस्सा है और वो अंग्रेजों का गुलाम बनने तक को तैयार हैं। पाकिस्तान ने 2023-24 के लिए कुल 14.46 ट्रिलियन रुपए का बजट पेश किया है, मगर इसमें महंगाई से निपटने के कोई इंतजाम नहीं है। यानी गरीबों के लिए बजट में सिर्फ ठन ठन गोपाल। बजट में किसी भी तरह का नया टैक्स शामिल नहीं किया गया है, मगर महंगाई, आर्थिक बदहाली, भुखमरी की मार झेल रही पाकिस्तान सरकार ने एक बार फिर डिफेंस बजट को बढ़ाया है। इस बार रक्षा बजट 1.8 लाख करोड़ किया गया है, जो पिछली बार के मुकाबले 15.4% ज्यादा है। पिछले बजट में डिफेंस के लिए 1.52 लाख करोड़ थे, जो अब 284 अरब रुपए बढ़कर 1.8 लाख करोड़ हो चुके हैं। एक तरफ पाकिस्तान के लोग 2 वक्त की रोटी के लिए परेशान हैं। कुछ महीने पहले आटे की लाइन में लगकर एक दूसरे को मार रहे थे और गोली चलने की वजह से कई लोग भूखे भी मर गए थे। इसके बावजूद डिफेंस बजट बढ़ाने पर सवाल उठे हैं। सेना की झोली भरने के साथ ही शहबाज सरकार ने सरकारी कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने का फैसला किया है। पाकिस्तान सरकार अपने पिछले साल के बजट का कोई टारगेट पूरा नहीं कर पाई। पिछले साल 2023 के लिए ग्रोथ का टारगेट 5% रखा गया था, जिसे बाद में और भी घटाकर 2% कर दिया गया। अब 2023 के लिए पाकिस्तान की ग्रोथ रेट 0.29% है। इससे साफ है कि हालात सही नहीं है और IMF से कर्ज मिलने की उम्मीद भी टूट चुकी है। इसके पीछे पाकिस्तान के वित्त मंत्री को साजिश नजर आ रही है। पाकिस्तान में बजट आना या ना आना एक जैसा ही है, क्योंकि उसे कर्जा चुकाने में अपना सब कुछ लुटाना पड़ रहा है। IMF पाकिस्तान को साइड लाइन कर चुका है। ऐसे में कंगाली दूर करने और डिफॉल्ट होने से बचने का पाकिस्तान के पास अब शायद ही कोई रास्ता बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। विदेशी धरती से राहुल गांधी अक्सर ऐसे बयान देते आए हैं जिन पर बीजेपी भी लगातार पलटवार करती है। कभी भारत के लोकतंत्र को अपमानित करने का बयान, तो कभी देश में नफरत के माहौल होने का बयान देने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर गृह मंत्री अमित शाह ने जमकर तंज कसा है। जाहिर है विदेशी जमीन से राहुल गांधी के विवादित बयानों पर अब शह और मात का खेल शुरू हो गया है। इंडियन डेमोक्रेसी इज अंडर प्रेशर। Indian democracy is under pressure, is under attack. Fight the democratic fight in our country. Instruments that normally support a healthy democracy. कांग्रेस नेता राहुल गांधी जब भी विदेशी दौरे पर होते हैं, विदेशी धरती से दिए गए उनके बयान विवादों में आ जाते हैं।
कभी देश विरोधी बयान तो कभी भारत के लोकतंत्र पर सवाल करते हैं। अब उनके इन सभी बयानों पर एक साथ एक ही वार करते हुए गृहमंत्री अमित शाह ने कटाक्ष किया है। उन्होंने कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूपीए सरकार के भ्रष्टाचार को भी याद दिलाते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। हमણાં રાહુલ બાબા વિદેશમાં વેકેશન કરવા ગયા છે, ગરમી વધારે છે એટલે વિદેશ ગયા છે અને વિદેશમાં જઈ ભારતની નિંદા કરવાનું કામ કરે છે। साथ ही गृहमंत्री अमित शाह ने राहुल गांधी को नसीहत दी है और याद दिलाया कि देश के भीतर अयोध्या में भव्य राम मंदिर की तारीख भी राहुल गांधी पूछा करते थे, जिसका जवाब ये है। राहुल बाबा जो श्रद्धा होय तो टिकट तैयार रखजो, 2024 में भव्य राम मंदिर बनीने तैयार थी। आपको बता दें कि राहुल गांधी जब भी विदेशी धरती पर पहुंचे उन्होंने ऐसे बयान दिए जिसके बाद बीजेपी और केंद्र सरकार ने उनके बयानों पर पलटवार किया। इस बार केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने भी 1984 के दंगों की याद दिलाते हुए राहुल गांधी से सवाल पूछ डाले। भाई साहब बाहर जाते हैं तो सडनली उनको हमारी माइनॉरिटीज की स्थिति याद आ जाती है। भाई साहब 14 साल के से और 1984 में 3000 हमारे सिख भाइयों के साथ उनकी हत्या हो गई। तो एक क्रेडिबिलिटी की जो बात है, मैं बताता हूं, बहुत जरूरी इसलिए है कि आप स्टेटमेंट दे देते हो और फिर जैसे रफाल पे दे दिया, कुछ इधर उधर दे दिया, फिर झूठ पकड़ा जाता है, फिर आप माफी मांगने पहुंच जाते हो। हालांकि कांग्रेस को यह बात चुभ गई और एक बार फिर गृह मंत्री अमित शाह पर पलटवार कर दिया। इस देश की सबसे डेकोरेटेड एथलीट्स घसीटी जाती हैं सड़कों पर उनकी निरंकुश पुलिस से और वो चुप रहते हैं। क्या बात करते हैं आप लोग? गृह मंत्री अमित शाह गुजरात पर्यटन पर गए या मणिपुर पर्यटन पर गए थे? आपको बता दें कि अक्सर राहुल गांधी विदेशी दौरे पर जाकर देश के भीतर की बातें इस तरह से रखते हैं कि उससे विवाद पैदा हो जाता है। हाल ही में उन्होंने अपने अमेरिकी दौरे के वक्त देश में लोकतंत्र को खतरे में बताया था, जिसका जवाब खुद व्हाइट हाउस ने दे दिया था और साफ कर दिया था कि लोकतंत्र अगर देखना है तो दिल्ली जाओ। India is a vibrant democracy. Anybody that happens to go to New Delhi can see that for themselves. यही नहीं, राहुल गांधी को लेकर विदेश मंत्री भी हमला बोल चुके हैं। Even a democratic culture has a certain collective responsibility. There is a national interest, there is a collective image. There are sometimes things bigger than politics. जाहिर है विदेश में देश के अपमान के सवाल पर जैसे जैसे राहुल गांधी शह दे रहे हैं, वैसे वैसे बीजेपी शह और मात की इस लड़ाई में जवाब दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लाडली बहना योजना के तहत बहनों के खाते में 1000 रुपए की पहली किश्त भेज रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान जबलपुर से इस योजना की शुरुआत कर रहे हैं और सीधे आपको हम वहीं लिए चल रहे हैं। आज का दिन विशेष है क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी लाडली बहनाओं को सौगात देने जा रहे हैं। शिवराज सरकार की योजना है लाडली बहना योजना। इससे पहले बच्चियों के लिए लाडली लक्ष्मी योजना मध्य प्रदेश की बहुत प्रसिद्ध हुई और उसको चलाने वाले भी शिवराज सिंह चौहान ही हैं। लाडली लक्ष्मी योजना छोटी बच्चियों के लिए चलाई जाती है और अब लाडली बहना योजना, और लाडली बहना योजना के जरिए 1000 रुपए हर महीने किश्त के तौर पर सरकार महिलाओं को देगी। इसकी शुरुआत हो रही है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान जबलपुर से इसकी शुरुआत कर रहे हैं। तस्वीरें इस वक्त उसी मंच की हैं जिस पर मुख्यमंत्री बहनों का सम्मान कर रहे हैं।